हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका। हम पढ़ रहे थे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमिडिटी। ठीक है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमिडिटी क्या है, उसके अलावा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, उसके अलावा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, उसके अलावा ड्यू पॉइंट, उसके अलावा हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड के टाइप्स, ठीक है, क्लाउड के टाइप्स, इसके अलावा कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा और इसके टाइप। इतनी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे ज्यादा हो जाएंगी लेकिन इससे कम नहीं होंगी, दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले उठाते हैं ह्यूमिडिटी। क्या होता है ह्यूमिडिटी? आपको पता है कि एयर जब वाटर के एरिया से जब एयर गुजरती है, वाटर के एरिया से एयर जब गुजरती है तो अपने साथ मॉइस्चर को लेती हुई गुजरती है। ठीक है, मतलब कि एक चीज ये हो गई और एक चीज क्या हो गई कि ये वाटर वेपर कैसे बनती है। ठीक है, मॉइस्चर कैसे आता है। तो मान लो यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर ज्यादा है तो जो एयर है वो हमने बताया था ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, एयर ऊपर की ओर उठती है और इसमें एयर में क्या होती है, लेटेंट हीट होती है। क्या होती है? लेटेंट हीट होती है। हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि एयर जब वाटर वाले एरिया से गुजरती है तो अपने साथ मॉइस्चर को कैरी करती है। तो क्यों करती है? अब एयर ऊपर की ओर उठी, या तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है या वर्टिकल मूव कर रही है। एयर ऊपर की ओर उठी, टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए, और लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट होती है गुप्त ऊष्मा, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है, मतलब जो वाटर है, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और यही वाटर बाद में गैस से वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसी लेटेंट हीट की वजह से। तो लेटेंट हीट इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। लेटेंट हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। जब लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हो जाती है तो वाटर से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ चल देता है, एयर के साथ चल देता है। तो इसको हम कहते हैं वाटर वेपर। समझ में आ गया? और इसी को कहते हैं एयर में मॉइस्चर। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है मॉइस्चर इन एयर। क्या होती है ह्यूमिडिटी? मॉइस्चर इन एयर। क्या होती है? मॉइस्चर इन एयर। मॉइस्चर कैसे आता है एयर में, ये हमने पढ़ा, वाटर वेपर के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से जो गैस है, लिक्विड है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक क्लियर है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इन एयर। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है? वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इन एयर। अब एक चीज समझो, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, क्या होता है? हाइट बढ़ती है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो वाटर वेपर क्या हो जाते हैं? कम होते चले जाते हैं। एक चीज समझना, वाटर वेपर क्या होते हैं? कम होते चले जाते हैं। लेकिन देखो, जैसे ये है, यहाँ पे वाटर वेपर ज्यादा होंगे, एज कंपेयर टू हियर। यहाँ पे वाटर वेपर ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू हियर। अब देखो क्या होता है,
कि हीट क्या हुई, बढ़ी, हीट बढ़ी, वाटर वेपर के फॉर्म में आया। जैसे जैसे ऊपर गए टेम्परेचर बढ़ता गया, टेम्परेचर घटता गया और वाटर वेपर भी कम होते गए। तो जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या हो गई, डिक्रीज होते जाएगी। क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। अब देखो ठीक है। अब देखो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और यहाँ पे लिखा है ड्राई एयर, टेम्परेचर मीडियम है, यहाँ पे लिखा है अनसैचुरेटेड, टेम्परेचर बहुत कम है, यहाँ पे लिखा है सैचुरेटेड एयर। इसको समझते हैं। मान लो यहाँ से टेम्परेचर ज्यादा है तो एयर राइज कर रही है, वाटर वेपर इकट्ठा हो रही है। वाटर वेपर, क्योंकि जब ज्यादा टेम्परेचर है तो वहां पे क्या होगा, वाटर वेपर ज्यादा बनेगी। अब धीरे धीरे ऊपर जाते जाते वाटर वेपर बहुत ज्यादा है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते जाते वाटर वेपर एक स्टेज पे आके कम हो गई, फिर एक स्टेज पे आके और कम हो गई, फिर एक स्टेज पे आके और कम हो गई। तो ये जो वाटर वेपर का कम होना है टेम्परेचर के साथ साथ, तो ये क्या है, पहले वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी थी, ज्यादा थी, मतलब कि अभी भी कोई एयर है। अब देखो अगर हम डेजर्ट एरिया को देखें तो डेजर्ट एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है लेकिन वहां पे कोई मॉइस्चर नहीं है, ड्राई एयर है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाए अगर, तो क्या उसको हम कहेंगे कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, नहीं, उसको हम ड्राई एयर कहेंगे अगर उसमें अभी भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। इस चीज को समझो कि टेम्परेचर जब ज्यादा था मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब अभी और वाटर होल्ड कर सकता है और ज्यादा वाटर वेपर बन सकती है। जब टेम्परेचर मीडियम पे पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि वाटर वेपर आधी है और आधा खाली है। और इसके बाद जब टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है तो उस स्टेज में कह सकते हैं कि वाटर वेपर पूरी तरह से फुलफिल हो गया है। क्या हो गया है, फुलफिल हो गया है, अब इससे आगे नहीं हो सकता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उससे ज्यादा अब नहीं है। समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रही हूँ। तो इसके साथ ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है अभी और वाटर वेपर की गुंजाइश है तो उसको हम कहेंगे ड्राई एयर। अगर टेम्परेचर मीडियम है मतलब मीडियम स्टेज पे टेम्परेचर मीडियम है, ना ज्यादा है ना कम है, वहां पे एयर में आधी ह्यूमिडिटी है, आधी और आ सकती है, तो मतलब कह सकते हैं अनसैचुरेटेड है। अगर टेम्परेचर बहुत ऊंचाई की बात करें, टेम्परेचर बहुत कम है और सैचुरेटेड एयर है, मतलब कि अब उसमें और ज्यादा वाटर वेपर की गुंजाइश नहीं है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अब फुल हो गई है, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड एयर। जब एयर सैचुरेटेड होती है तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, मतलब कि टेम्परेचर कम है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फुल है, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, उसको हम सैचुरेटेड एयर कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% है और यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0 to 0.1% है। डेजर्ट वगैरह एरिया का देख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, वाटर वेपर भी इकट्ठा होती जा रही है, कुछ अभी कमी रह गई है, अभी और ज्यादा इकट्ठा हो सकती है, तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी 60% तक पहुंची है। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया, वाटर वेपर भी फुल हो गई, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब 100% हो गई। यहां तक समझ में आ गया। अब ड्यू पॉइंट किसको कहते हैं, ड्यू पॉइंट कहते हैं उस टेम्परेचर को जिस टेम्परेचर में एयर गेट सैचुरेटेड,
मतलब कि अब और ज्यादा वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकता, ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा पॉइंट आया, एयर ऊपर उठती गई, वाटर वेपर कलेक्ट करती गई, एयर ऊपर उठती गई, वाटर वेपर कलेक्ट करती गई, एक टाइम पे ऐसा टेम्परेचर आया कि अब इससे ज्यादा वाटर वेपर कलेक्ट नहीं कर सकता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट। मतलब कि ऐसा टेम्परेचर इन विच एयर गेट सैचुरेटेड, मतलब एयर अब सैचुरेटेड हो चुकी है, फुल हो चुकी है, अब इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ड्यू पॉइंट समझ में आ गया। हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होते हैं, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं कि सपोज ये वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर किसमें अंदर है, धूल कण में, धूल कण के चारों तरफ, ये धूल कण है, सपोज ये बीच में धूल कण है और ये वाटर वेपर है, मैं जो गोला बना रही हूँ वो वाटर वेपर है और जो नीचे है वो धूल कण है, जो गोला बना रही हूँ वो वाटर वेपर है, जो नीचे है वो धूल कण है। जो वाटर वेपर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। बिना हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के क्लाउड का फॉर्मेशन संभव नहीं है। ठीक है, गैसेस के फॉर्म में ऊपर जाती है, धूल कण के चारों तरफ लिपट जाती है, उसके कारण वो जो झल्लेदार दिखता है आपको लेयर के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, उसको हम क्लाउड कहते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पहले ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर नीचे से ऊपर की ओर गई, टेम्परेचर कम होता गया, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती गई, एयर सैचुरेटेड हो गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई तो हमने कह दिया कि ये इसका क्या है, ड्यू पॉइंट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई तो हमने कह दिया ये इसका ड्यू पॉइंट है। हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो वाटर वेपर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये अगर क्लाउड के अंदर कोई पूछे क्या रहता है, तो क्लाउड के अंदर क्या रहता है, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई रहता है, जो सेंटर में, केंद्र में रहता है और उसके चारों तरफ वाटर वेपर लगी होती है और वही सब मिलकर के गैसियस फॉर्म में क्या बनाते हैं, बादल बनाते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्लाउड। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लाउड क्या होता है। क्लाउड क्या होता है, क्लाउड ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं क्लाउड कितने टाइप के होते हैं। तो इसको हम 3 डिवीजन में करते हैं। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये सपोज 2000 किलोमीटर है, ये 6000 किलोमीटर है और ये लगभग 13000 किलोमीटर तक है। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो हाई क्लाउड होंगे इनको हम लो क्लाउड कहते हैं, इनको हम मिडिल क्लाउड कहते हैं और इनको हम हाई क्लाउड कहते हैं। तो जो हाई क्लाउड होंगे, आप सोचोगे कि बहुत ऊपर है तो ये रेनफॉल के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है। कोई भी क्लाउड रेनफॉल नहीं कराता है, जो कराते हैं वो हम बताएंगे। ठीक है, तो हाई क्लाउड में एक वर्ड याद रखना, सिर्रस। हाई क्लाउड के लिए एक वर्ड याद रखना, सिर्रस। तो यहाँ पे क्या है, सिर्रस क्लाउड है, सिर्रस। ठीक है, हाई क्लाउड के लिए कौन सा वर्ड याद रखना है, सिर्रस। यहाँ पे कौन सा क्लाउड है, सिर्रस क्लाउड है। ठीक है, इसके अलावा 2 चीज और याद रखना, क्यूमुलस और स्ट्रेटस। ठीक है, क्यूमुलस और स्ट्रेटस। क्यूमुलस मतलब जो क्लाउड रुई के जैसे दिखते हैं, कपास के जैसे दिखते हैं। आपने बादल अगर नोटिस किया होगा तो कपास के जैसे दिखते हैं, इनको सर्च करना। क्यूमुलस क्लाउड कपास की तरह होंगे और जो स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं उनमें लेयर टाइप में बनी रहती है, वो लेयर बाय लेयर रहते हैं। ठीक है, तो सिर्रस क्लाउड हाई क्लाउड के लिए है। अब इसमें हम क्यूमुलस जोड़ देंगे, मतलब हाई क्लाउड जो कपास की तरह दिखता है। ठीक है, तो सिर्रोक्यूमुलस, सिर्रोस्ट्रेटस। ठीक है, सिर्रोक्यूमुलस, सिर्रोस्ट्रेटस। उसके बाद जो बीच के क्लाउड है उनके लिए वर्ड यूज होता है एल्टो।
उनके लिए कौन सा वर्ड होता है यूज? अल्टो। अल्टो क्यूमुलस, अल्टो क्यूमुलस, अल्टो स्ट्रेटस, अल्टो क्यूमुलस, अल्टो स्ट्रेटस। ठीक है, अल्टो क्यूमुलस, अल्टो स्ट्रेटस क्या है? अल्टो क्यूमुलस, अल्टो स्ट्रेटस। ठीक है, कौन सा वर्ड यूज होता है? निम्बो। अगर अल्टो की बात हो रही है, अच्छा ये मतलब मीडियम के क्लाउड है 6000 किलोमीटर तक। अगर सिरस की बात हो रही है मतलब 6000 से ऊपर, सिरस क्लाउड। सिर्रो क्यूमुलस, सिर्रो स्ट्रेटस मतलब क्यूमुलस मतलब कपास के जैसे हैं, ठीक है, रुई जैसे हैं। सिर्रो क्यूमुलस हाई क्लाउड है और रुई जैसे हैं, हाई क्लाउड है और लेयर बाई है तो हाई सिर्रो स्ट्रेटस। ठीक है प्यास लगाई। इस नीचे नीचे क्यूमुलस स्ट्रेटस और दोनों को जोड़ दिया तो क्यूमुलो स्ट्रेटस। ये लो क्लाउड है। जनरली आपको जब सनसेट हो रहा होता है, जब सनसेट हो रहा होता है उस टाइम पे आपको देखने को मिल सकते हैं क्यूमुलो स्ट्रेटस क्लाउड दोनों साथ में, या फिर क्यूमुलस क्लाउड कपास की तरह बहुत पास में होते हैं, बहुत पास में रहते हैं, और क्यूमुलस क्लाउड रहते हैं, और स्ट्रेटस क्लाउड जो परत 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 में रहते हैं वो भी बहुत पास में रहते हैं। तो पास वाले क्लाउड जो हैं उनको क्या कहते हैं? क्यूमुलस स्ट्रेटस, क्यूमुलो स्ट्रेटस। कंफ्यूजन तो नहीं होगा। क्यूमुलस वर्ड किसके लिए है? रुई जैसे कपास के लिए। स्ट्रेटस वर्ड किसके लिए? लेयर के लिए। सिरस वर्ड किसके लिए? हाई के लिए। अल्टो वर्ड किसके लिए? मीडियम के लिए। इनमें क्यूमुलस स्ट्रेटस जोड़ देना है और क्या करना है? सिर्रो क्यूमुलस, सिर्रो स्ट्रेटस, अल्टो क्यूमुलस, अल्टो स्ट्रेटस। यहाँ पे क्यूमुलस और स्ट्रेटस दोनों को जोड़ दिया, क्यूमुलो स्ट्रेटस। कुछ है क्या? कुछ नहीं है। इसके बाद अब दो क्लाउड और पढ़ते हैं, दो क्लाउड और पढ़ते हैं। एक क्लाउड है निम्बो स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस। ये क्लाउड वर्षा कराता है। ठीक है, जो परत 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 आपको क्लाउड दिखेगा ब्लैक कलर का, ये क्लाउड वर्षा कराता है। ये क्लाउड क्या कराता है? वर्षा कराता है। ठीक है, निम्बो स्ट्रेटस। इसके अलावा एक और क्लाउड है जो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, जिसका मतलब नीचे से पूरा ऊपर तक ऐसे फैला रहता है और कपास की तरह दिखता है। इस क्लाउड को क्या कहते हैं? क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलो निम्बस। जहां भी निम्बो वर्ड दिख जाए, जहां भी निम्बो वर्ड दिख जाए समझ लो कि ये वाला जो बादल है वो वर्षा कराएगा। निम्बो स्ट्रेटस, स्ट्रेटस मतलब लेयर के फॉर्म में रहता है। क्यूमुलो निम्बस मतलब निम्बस, क्यूमुलो निम्बस कपास की तरह रहता है। ठीक है, जहां भी निम्बस वर्ड दिख गया इसका मतलब ये वर्षा कराने वाला क्लाउड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्लाउड फॉर्मेशन खत्म होता है। ये है हमारा क्लाउड। ठीक है, अब करते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन हमने देखा, पहले वाटर वेपर बनी, वाटर वेपर के बाद जो एयर है वो सैचुरेटेड हो गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई। उसके बाद एक टेम्परेचर ऐसा आया ड्यू पॉइंट जिसको हमने कहा, उस ड्यू पॉइंट पे क्या हुआ? एयर सैचुरेटेड हो गई। फिर हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की मदद से क्लाउड बने। क्लाउड कितने टाइप के हो गए वो हमने बताया। उसके बाद कंडेंसेशन क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वाटर वेपर बनते टाइम लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हुई थी। क्या हुई थी? लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हुई थी। वही लेटेंट हीट जब टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाएगा, एयर सैचुरेटेड हो जाएगी, क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसमें अब बिल्कुल जगह नहीं बचेगी, उस टाइम पे लेटेंट हीट क्या होगी? रिलीज होगी। लेटेंट हीट क्या होगी? रिलीज होगी। क्या होगी? रिलीज होगी। और जो एयर है, जो एयर है वो क्या होगा? जो एयर है वो क्या होगी? अब उसमें जो गैस है, जो क्लाउड में जो गैस है वो किस फॉर्म में आ जाएगी? लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगी। इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? इसका मतलब है कि जो लेटेंट हीट है वो रिलीज होगी और लेटेंट हीट के रिलीज होने की वजह से जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और उसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन। और अब जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो गई? लूज हो गई। अब वो क्या होगा? अब क्या होगा? वर्षा हो जाएगी।
ठीक है। तो कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन, अब वर्षा हो गई। तो वर्षा कितने टाइप की होती है, या तो वर्षा कितने, ये डिपेंड करता है किस पे, ड्यू पॉइंट पे। किस पे डिपेंड करता है, ड्यू पॉइंट पे। मतलब कि जरूरी नहीं है, अगर हम ऐसे लिखें, मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये 2 डिग्री सेल्सियस, ये 4 डिग्री सेल्सियस, ये 6 डिग्री सेल्सियस, ये 8 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या कहते हैं, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। और ये 2 डिग्री सेल्सियस है, ये 4 डिग्री सेल्सियस है, ये 6 डिग्री सेल्सियस है, ये 8 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब नीचे जो है टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर माइनस में टेम्परेचर होगा, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर होगा। तो अब देखो, अगर टेम्परेचर यहाँ है, ठीक है, अगर टेम्परेचर यहाँ है, तो अगर टेम्परेचर यहाँ है तो यहाँ की एयर क्या होगी, सैचुरेटेड हो गई, सैचुरेटेड हो गई। और यहाँ से जब कंडेंसेशन होगा और बारिश होगी तो रेनफॉल होगा। क्या होगा, रेनफॉल होगा, ठीक है। लेकिन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब अगर अबव फ्रीजिंग पॉइंट है तो रेनफॉल होगा, अगर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब समझो, अगर अबव फ्रीजिंग पॉइंट है तो रेनफॉल होगा, अगर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है तो स्नोफॉल होगा। अब बिलो फ्रीजिंग पॉइंट में मान लो 2 किलोमीटर है, और 2 किलोमीटर में यहाँ पे एयर जो है वो सैचुरेटेड हो गई, इस टेम्परेचर में एयर सैचुरेटेड हो गई, इतने पास में एयर सैचुरेटेड हो गई, मतलब समझो इस टेम्परेचर में एयर सैचुरेटेड हो गई, या 2 डिग्री सेल्सियस में एयर सैचुरेटेड हो गई और यहीं से बारिश हो गई, तो क्या बारिश होगी, नहीं, वो जो होगा वो कंडेंसेशन होगा, तो गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, इसीलिए फॉग रहता है, फ्रॉस्ट रहता है, ठीक है, हेज रहता है, मेज रहता है, तो ये सब मिस्ट रहता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये है कि बहुत पास में कंडेंसेशन हो जा रहा है, बहुत पास में ड्यू पॉइंट है, बहुत पास में एयर जो है वो सैचुरेटेड हो गई। ऐसा कब होता है, विंटर नाइट में ऐसा होता है, जब विंटर नाइट में बहुत टेम्परेचर कम हो जाता है तो जो ड्यू पॉइंट है, एयर क्या है, मॉइस्चर लेके जाती है, और ड्यू पॉइंट बहुत पास में ही आ जाता है, और वहां पे सैचुरेशन की वजह से क्या बनता है, बादल बनते हैं, जिनको हम फॉग कहते हैं। कोहरा जैसे रहता है ना ठंडी के टाइम पे, तो उनको फॉग कहते हैं। फिर वो ओस की बूंद की तरह सुबह गिरे मिलते हैं, तो वो भी एक तरह का वर्षा है, ठीक है। तो वो फॉग बनते हैं, फ्रॉस्ट बनते हैं, मिस्ट बनते हैं, मेज बनते हैं, हेज बनते हैं। ये किस आधार पर है कि किसमें कितनी दूर तक दिखाई देता है, किसी में 3 से 4 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी रहती है, किसी में 1 से 3 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी रहती है। तो ये विजिबिलिटी के आधार पर है। मतलब समझाने का ये है कि ड्यू पॉइंट जरूरी नहीं है कि अब फ्रीजिंग पॉइंट ही हो, ड्यू पॉइंट पहले भी हो सकता है, कंडेंसेशन पहले भी हो सकता है, प्रेसिपिटेशन पहले भी हो सकता है, बशर्ते इन फॉर्म में रहेगा। तो ये कौन से, ये फॉर्म है प्रेसिपिटेशन के, वर्षा के फॉर्म है, फॉग भी है, फ्रॉस्ट भी है, हेज भी है, मेज भी है, मिस्ट भी है, ये सब क्या है, फॉर्म है, किसके, वर्षा के। उसके अलावा जब ऊपर होती है तो ऊपर से रेनफॉल होगी, स्नोफॉल होगा, लेकिन ये कहाँ तक के लिए है, ये फॉग, फ्रॉस्ट, हेज, मेज, मतलब इनका ड्यू पॉइंट बहुत नीचे रहता है, बहुत कम रहता है, ठीक है। इसके आगे है टाइप। तो एक टाइप तो हमने बता दिया, फॉग, फ्रॉस्ट, मिस्ट, मेज, हेज, ये सब हो गए, ठीक है। फॉग में अगर कोहरा मिल गया, धुआं, प्रदूषण मिल गया, पॉल्यूशन, तो उसको स्मॉग कह देते हैं। उसके अलावा अब प्रेसिपिटेशन के टाइप, अगर बूंदें गिरती हैं, मतलब ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेनफॉल कहते हैं। ऑफ कोर्स अगर बड़ी ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, अगर ड्रॉपलेट्स गिरती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेनफॉल। अगर बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं, कभी कभी आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं, लगती हैं शरीर में, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जब बूंदें गिरती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बिग ड्रॉपलेट्स, लार्ज ड्रॉपलेट्स लिख सकते हैं, ड्रॉपलेट्स। उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं ड्रिजल, ड्रिजल,
ठीक है, ड्रिजलिंग होती है, वो रेनिंग नहीं होती, ड्रिजलिंग होती है। ठीक है, तो ड्रॉपलेट्स आती हैं तब उनको रेनफॉल कहते हैं। लार्ज ड्रॉपलेट्स रहती हैं तो उसको ड्रिजल कहते हैं। अगर स्नो आता है तो इसको स्नोफॉल कहते हैं, स्नोफॉल कहते हैं। अगर बड़ी बड़ी बर्फ के गोले आ रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, लार्ज साइज आइस आता है अगर, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेलस्टॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलस्टॉर्म कहते हैं, हेलस्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, हेलस्टॉर्म हो गया, लार्ज आइस हो गया। इसके अलावा कुछ मेल्टेड, पार्शियली मेल्टेड स्नो आते हैं, मतलब कई बार पानी भी गिरता है और स्नो भी गिरता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्लीट। उसको हम क्या कहते हैं? स्लीट। मतलब कि पार्शियली मेल्टेड आइस ड्रॉप्स, पार्शियली मेल्टेड आइस ड्रॉप्स, उसको क्या कहते हैं? स्लीट कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा कहीं कहीं पे टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि अगर एयर मॉइस्चर के कारण कंडेंसेशन हो भी गया और वर्षा हो भी गई, लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि वर्षा जमीन तक पहुंचती नहीं है। बोलोगे ये कैसे? लेकिन होता है, मतलब पानी आया, जमीन तक पहुंचने से पहले ही इवेपोरेशन हो गया, वापस से उसका वाष्पीकरण हो गया, वापस से वाष्प बन गया। ठीक है, तो इसको, इस टाइप को क्या कहते हैं? विराज। इस टाइप को क्या कहते हैं? विराज। ठीक है, मतलब री इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? विराज, मतलब री इवेपोरेशन हो गया। ठीक है, तो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जब होता है तो रेनफॉल कहते हैं, बड़ी ड्रॉपलेट्स हुई तो ड्रिजलिंग कहते हैं, DRIZZLE, ड्रिजलिंग कहते हैं। स्नोफॉल हुआ तो स्नोफॉल कहते हैं, स्नो आ गया, अगर आइस आ गया, लार्ज ड्रॉपलेट्स आई आइस की तो उसको क्या कहते हैं? हेलस्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, पार्शियली मेल्टेड आया तो स्लीट कहते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा रेनफॉल के जो टाइप होते हैं, इसके अलावा रेनफॉल के जो टाइप होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोजेनिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोजेनिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है तो हमने आपको बताया था कि एयर ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठेगी, बहुत ऊपर जाएगी, मॉइस्चर लेगी अपने साथ, सैचुरेटेड होगी, सैचुरेटेड होने के बाद क्या होगी? एक ऐसा ड्यू पॉइंट आएगा जहां पे ये सैचुरेटेड होके क्या होगी? कंडेंसेशन करेगी, कंडेंसेशन क्लाउड फॉर्मेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद क्लाउड फॉर्मेशन, कौन सा क्लाउड फॉर्मेशन होगा? कन्वेक्शनल करंट में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। कौन सा क्लाउड? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। भारी एरिया में वर्षा होगी। ठीक है, कौन सा क्लाउड? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो इसमें कन्वेक्शनल रेनफॉल में सबसे पहले कन्वेक्शन करंट राइज होगी, दूसरा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। नॉर्मली मई जून के टाइम पे ये रेनफॉल देखी जाती है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में ये कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। उसके अलावा ओरोजेनिक रेनफॉल, जो इंडिया के माउंटेन रीजन है या वर्ल्ड के माउंटेन रीजन है, वहां पे ओरोजेनिक रेनफॉल देखने को मिलती है। ओरोजेनिक रेनफॉल का मतलब है कि ये मान लो माउंटेन है, यहाँ से एयर चली मॉइस्चर लेकर के, ऊपर की ओर चली। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, स्ट्रेटस मतलब कि लेयर के फॉर्म में क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, और लेयर के फॉर्म में क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ मतलब कौन सा क्लाउड है? वर्षा कराता है, निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो मतलब वर्षा वाला और स्ट्रेटस मतलब लेयर के फॉर्म में। तो लेयर के फॉर्म में क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ वर्षा हो गई, लेकिन मॉइस्चर तो यहीं खत्म हो गया। अब इधर एयर सिंक जरूर होगी लेकिन वर्षा नहीं होगी, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेन शैडो एरिया, रेन शैडो ऑफ शोर। ठीक है,
जहां वर्षा नहीं होती उसको रेन शैडो एरिया या ऑफ शोर कहते हैं। ठीक है, तो ये रेन शैडो एरिया है। और ये क्या है, ये क्या है, ऑन शोर। ठीक है, तो ये एरिया में वर्षा होती है, इस एरिया में वर्षा नहीं होती है। तो जहां भी माउंटेन के जिस तरफ विंड रहेगी उसके दूसरी तरफ वर्षा नहीं होगी। ठीक है, उसके दूसरी तरफ वर्षा नहीं होती है। तो जैसे अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो ईस्टर्ली विंड के कारण कुछ एरिया में वर्षा हो जाती है, ईस्ट साइड वेस्ट साइड डिजर्ट फॉर्मेशन हो जाता है। जहां जहां माउंटेन है वहां माउंटेन के एक साइड वर्षा हो जाती है, दूसरे साइड ऐसे ही रह जाता है, तो वहां डिजर्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये डिजर्ट फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा क्लाउड है, इसमें निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड है, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड है। और इसमें डिजर्ट फॉर्मेशन भी हो जाता है। ठीक है, डिजर्ट फॉर्मेशन ऑफ शोर रीजन होता है, रेन शैडो एरिया। ठीक है, फिर फ्रंटल रेनफॉल, तो हमने बताया था कि पोलर तरफ से कोल्ड एयर आती है और इस तरफ से वार्म एयर जाती है, कंपैरेटिवली वार्म एयर जाती है। दोनों का क्या होता है, दोनों में वार्म एयर ऊपर उठ जाती है, वार्म एयर ऊपर उठ जाती है, तो उसकी वजह से ऊपर जाने में आपको पता है टेम्परेचर कम होता है, मॉइस्चर रहता है और इसके कारण सेचुरेशन होता है, सेचुरेशन के कारण क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, उसके बाद कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब वर्षा होती है। तो फ्रंटल वर्षा किसके कारण होती है, पोलर ईस्टर्ली और वेस्टर्ली विंड के कारण। किसके कारण, पोलर ईस्टर्ली और वेस्टर्ली विंड के कारण। ठीक है, वेस्टर्ली विंड के कारण, विंड के कारण फ्रंटल रेनफॉल होती है, पोलर ईस्टर्ली और वेस्टर्ली विंड के कारण। ठीक है, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोजेनिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल क्लियर है। एक होता है एडियाबैटिक और डायाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब एक्सपेंशन होना, मतलब अगर इसको हम कहेंगे तो ये क्या है, एडियाबैटिक है। ये क्या है, एडियाबैटिक है। ठीक है, एडियाबैटिक है। कोल्ड की बात करें तो कैटाबैटिक है। डायाबैटिक क्या होता है, जहां पे एयर सिंक करती है, जहां पे एयर नीचे गिरती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डायाबैटिक। अब सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस है। फिर क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस है। फिर क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस है। फिर क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस है। मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। इधर पे क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस है, और नीचे आया तो 40 डिग्री सेल्सियस, और नीचे आया तो 50 डिग्री सेल्सियस, और नीचे आया तो 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब डायबेटिकली टेम्परेचर बढ़ रहा है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। जब टेम्परेचर जल्दी जल्दी घटता है और बारिश होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेट एडियाबैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, वेट एडियाबैटिक कहते हैं। एडियाबैटिक का मतलब एक्सपेंशन तो ठीक है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, वेट एडियाबैटिक। अगर एग्जाम में वेट एडियाबैटिक शब्द आता है तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, वेट एडियाबैटिक का मतलब है जल्दी जल्दी टेम्परेचर का घटना, एयर का सैचुरेटेड होना और बारिश का होना। और ड्राई एडियाबैटिक में क्या है कि टेम्परेचर 10-10% करके बढ़ता है और हाई प्रेशर रहता है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। ये क्या है, ड्राई एडियाबैटिक है। ये क्या है, ड्राई एडियाबैटिक, और ये क्या है, वेट एडियाबैटिक है। तो देखते हैं, जो फ्रंटल रेनफॉल होती है, फ्रंटल रेनफॉल होती है वो 2 तरह की होती है। जो फ्रंटल रेनफॉल होती है वो 2 तरह की होती है। ठीक है, जो वार्म एयर का ऊपर उठना है, मतलब कि एक तरफ से कोल्ड एयर आई, एक तरफ से वार्म एयर आई, वार्म एयर क्या हुई, ऊपर की ओर उठ गई। वार्म एयर क्या हुई, ऊपर की ओर उठ गई। तो इससे क्या हुआ, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। क्लाउड का फॉर्मेशन, कौन सा क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ भाई, कोल्ड एयर आई, वार्म एयर आई, धीरे धीरे क्या हुई, वार्म एयर ऊपर की ओर उठ गई, धीरे धीरे वार्म एयर ऊपर की ओर उठ गई। और जब कोई प्रोसेस धीरे धीरे होगी तो क्या होगा, उसमें लेयर बनेगी। लेयर बनेगी मतलब निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड फॉर्मेशन होगा। कौन से क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और रेनफॉल होगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वार्म फ्रंट। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, वार्म फ्रंट। क्यों कहेंगे वार्म फ्रंट, क्योंकि कोल्ड फ्रंट आया, वार्म फ्रंट आया और वार्म फ्रंट ऊपर की ओर उठ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, वार्म फ्रंट कहेंगे। कोल्ड फ्रंट किसको कहेंगे कि इधर से वार्म एयर आ रही है लेकिन कोल्ड एयर ज्यादा तेजी से आ रही है। कोल्ड एयर क्या कर रही है, ज्यादा तेजी से आ रही है। मतलब कि इधर से वार्म एयर आ रही है, कोल्ड एयर ज्यादा तेजी से आ रही है, तो वार्म एयर एकदम से ऊपर उठ गई। ठीक है, मतलब समझो
कि इधर से वार्म एयर आ रही है, इधर से कोल्ड एयर आ रही है, कोल्ड एयर ज्यादा तेजी से आ रही है, आगे बहुत तेजी से धक्का दे दिया तो वार्म एयर एकदम से ऊपर चली गई, एकदम से ऊपर चली गई तो कौन सा क्लाउड बनेगा, कौन सा क्लाउड बनेगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा। कौन सा क्लाउड बनेगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा। इसको क्या कहेंगे, कोल्ड फ्रंट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कोल्ड फ्रंट कहेंगे। कौन सा क्लाउड बनेगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा। और इसमें क्या बनेगा, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड बनेगा। इसमें वर्षा ज्यादा एरिया में होगी, इसमें वर्षा कम एरिया में होगी, ठीक है, क्योंकि लेयर में है तो बहुत एरिया घेरेगा, तो बहुत ज्यादा एरिया में वर्षा होगी, इसमें वर्षा कम एरिया में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये अंतर है। तो फ्रंटल रेनफॉल आपको समझ में आ गया। इसको क्या कहते हैं, इसको फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं, फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। जब हम टेम्परेट साइक्लोन पढ़ते हैं तो टेम्परेट साइक्लोन में वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट एक दूसरे की तरफ घूमने लगते हैं, घूमने लगते हैं, घूमने लगते हैं, और घूमने के कारण ये कहाँ होता है, समंदर में होता है। कहाँ होता है, समंदर में होता है। तो टेम्परेट साइक्लोन जब पढ़ेंगे तब बता देंगे। अभी इसको क्या कहते हैं, फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रंटोजेनेसिस। तो फ्रंटल रेनफॉल, फ्रंटोजेनेसिस, रेनफॉल के टाइप सब कुछ समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।